हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम 12th क्लास फिजिक्स के उन क्वेश्चनों का वीडियो बना रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के हाजिर हूँ, जो बच्चे आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन देखिए पूछा जाएगा, मैं बता रहा हूँ, तरंगाग्र से आप क्या समझते हैं और हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट स्टैंड एक बार मैं आपको बताता चलूं कि ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में 5 नंबर में पूछा जाता है। और बच्चों वेरी आसान वेरी इजी क्वेश्चन है। अब इजी क्वेश्चन बच्चों ये है इसलिए है क्योंकि इस सवाल के अंदर हमें बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं करनी होती है, यानी इसके अंदर हमें बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं करनी होती है, कोई व्यंजक हमें प्राप्त करना नहीं होता है, केवल थ्योरिकल ये क्वेश्चन है बच्चों, केवल इसकी थ्योरी है। और थ्योरी बच्चों आपको इतनी स्टैंडर्ड तरीके से इसको मैं समझाने वाला हूँ कि अगर देखिए वैसे तो मैंने थ्योरी आपके लिए स्क्रीन पर लिख रखी है, अगर आप मेरी बातों को ध्यान से समझें, स्टैंड वीडियो लेक्चर को पूरा देखें, तो मैं कहता हूँ कि आप इस टॉपिक के हमेशा के लिए मास्टर हो जाएंगे। इतना आसान तरीके से इसको मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे बच्चों तरंगाग्र क्या होता है। देखिए स्टैंड, तरंगाग्र की डेफिनेशन मैंने स्क्रीन पर लिख रखी है, लेकिन मैं आपको इसका रियल फील समझाता हूँ कि रियल में तरंगाग्र होता क्या है। देख स्टैंड, आप सभी ने तालाब तो देखा ही होगा, तालाब, ठीक है। अब तालाब के अंदर एक विशेषता क्या होती है बच्चों, तालाब का जो पानी रहता है शांत रहता है, नदी की तरह बहता नहीं है। बहुत समझिए आपको, तो तालाब का पानी क्या रहता है, शांत यानी स्थिर पानी रहता है। ठीक है, अगर हम शांत जल में यानी स्थिर जल में कोई पत्थर फेंक दें, तालाब के अंदर कोई पत्थर फेंक दें, तो पत्थर फेंकने के स्थान पर बच्चों होता क्या है, कुछ वृत्ताकार छल्ले बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बच्चों, वृत्ताकार छल्ले बन जाते हैं, जिनको हम बच्चों क्या कहते हैं, उर्मिकाएं कहते हैं बच्चों, उर्मिकाएं कहते हैं। और वो छल्ले होते क्या है बच्चों, जब छल्ले बनेंगे, जहाँ पे पत्थर गिरेगा छल्ले बनेंगे वृत्ताकार, और वो किनारे की ओर को पीछे को हटना शुरू हो जाएंगे, और जाके कहाँ टकराएंगे बच्चों, वो किनारों से टकरा जाएंगे। बात समझिए आप लोगों को, ठीक है। तो स्टैंड जब वो वृत्ताकार छल्ले बने तो उन छल्लों पर जितने जल के पार्टिकल थे, जब छल्ला पीछे जा रहा है तो जल के पार्टिकल भी पीछे जा रहे हैं। जब वो छल्ला किनारे से जाकर टकरा जाएगा वो आगे की ओर को बढ़ेगा थोड़ा, तो पार्टिकल भी आगे बढ़ेंगे। बात समझ आ रही है, यानी छल्ला किनारे टकरा के आगे आए, ठीक है, या पीछे जाए, तो जल के जो पार्टिकल हैं उसके कंपन की दिशा में ही रहेंगे। बात समझ में आ रही है। चलिए मैं आपको इसके डायग्राम से समझाता हूँ। तो इस टाइम जैसे कि मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, ये कोई तालाब का एक सीन मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कोई पत्थर गिराया गया, ठीक है। और जब पत्थर गिराया गया तो मैं आपको बता रहा था पत्थर के गिरने के स्थान पर कुछ वृत्ताकार ऐसे छल्ले बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे बच्चों, वृत्ताकार छल्ले बन जाते हैं, ठीक है। और जिनको हम क्या कहते हैं बच्चों, उर्मिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उर्मिकाएं कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों होगा क्या कि जैसे जैसे ये छल्ले पीछे की ओर को हटेंगे, जैसे छल्ले बच्चों पीछे की ओर को हटेंगे, तो इन छल्लों पर बच्चों जितने जल के पार्टिकल होंगे, जल के जितने भी पार्टिकल होंगे वो भी पीछे को हटेंगे। बस समझिए आप लोगों को, ठीक है। जब ये छल्ले जाकर किनारे से टकराएंगे तो वो छल्ला क्या आता है, थोड़ा आगे की ओर को आता है, तो जल के पार्टिकल भी आगे को आएंगे। अगर वो छल्ला पीछे हटेगा तो जल का पार्टिकल भी पीछे को हटेंगे। बात समझ में आ रही है। यानी कहने का मतलब ये है कि उन छल्लों पर यानी उन उर्मिकाओं पर जितने भी पार्टिकल हैं कंपन की समान कला में है, सबका कंपन एक जैसा है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। तो इसलिए वो प्रत्येक उर्मिका क्या कहलाती है, एक तरंगाग्र कहलाती है, यानी एक तरंगाग्र की भांति कार्य करती है। अब देखिए डेफिनेशन समझाता हूँ। डेफिनेशन क्या होती है तरंगाग्र की बच्चों, डेफिनेशन बच्चों ये होती है, किसी माध्यम में, जैसे मैं जल की बात में कर रहा था ना, किसी माध्यम में किसी क्षण खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। बात समझिए आप लोगों को, ठीक है। एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं, किसी माध्यम में किसी क्षण खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो देखिए डेफिनेशन को समझते हैं। डेफिनेशन क्या बच्चों, देखिए तरंगाग्र से आप क्या समझते हैं, तो क्वेश्चन हो गया। आंसर क्या, देखिए किसी माध्यम में किसी क्षण खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, तरंगाग्र कहलाता है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, अब बात करेंगे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, आपसे ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या होता है, हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या होता है। तो द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे जो इसका जो
मुख्य हाइगेंस का तरंग सिद्धांत आज हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए स्टैंड, ये एक इस फैक्ट को अच्छे से समझने के लिए, तो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत को अच्छे से समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा पहले न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत, न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत जो प्रकाश के संबंध में दिया था। ठीक है स्टैंड, यानी कहने का मतलब ये है कि सन 1675 की बात है बच्चों, किसकी बात है? सन 1600 बच्चों 75 की बात है। ठीक है, तो इसी स्थिति, इस वाली सन में, ठीक है, न्यूटन ने, किसने बच्चों? न्यूटन ने प्रकाश का एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था, प्रकाश के संबंध में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। कब? 1675 ईस्वी में। ठीक है, और उन्होंने ये बताया था कि प्रकाश जो चलता है बच्चों, प्रकाश, ठीक है, तरंगों के रूप में नहीं बल्कि कणों के रूप में चलता है। क्या रूप में चलता है बच्चों? कणों के रूप में चलता है, जिसको उन्होंने कहा था न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत, न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत। पसंद है आप लोगों को? ठीक है, तो उसके आधार पर उन्होंने क्या बताया, इस सिद्धांत के अंदर उन्होंने 5-6 इसकी परिकल्पनाएं दी हैं, तो 2-3 मैं आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए। उन्होंने ये बताया, न्यूटन ने, ठीक है, बात समझ रहे आप लोगों को, न्यूटन ने ये बताया कि जब किसी प्रकाश स्रोत यानी बल्ब वगैरह, ये जैसे टॉर्च होती है, आप समझ रहे होंगे मेरी बात का ना, बल्ब को ऑन करेंगे तो अब तो हम जानते हैं कि तरंगों के रूप में प्रकाश चलता है, लेकिन उस समय उन्होंने ये बताया कि जब हम किसी प्रकाश स्रोत को जब ऑन करते हैं, जैसे बैटरी है या फिर इलेक्ट्रिक बल्ब अपने जो घरों में लगे होते हैं, ठीक है, तो उनसे जो प्रकाश चलता है वो तरंगों के रूप में नहीं चलता है, वो छोटे छोटे सूक्ष्म कणों के रूप में चलता है, और वो कण होते हैं बहुत बारीक और बहुत हल्के होते हैं। ये उन्होंने कहा था। किसने कहा था? न्यूटन ने कहा था। कब कहा था? 1675 ईस्वी में कहा था। ये किसका था बच्चों? न्यूटन की थ्योरी थी प्रकाश के संबंध में। कब थी? 1675 ईस्वी में। ठीक है स्टैंड, अच्छा, फिर उन्होंने इन कणों के बारे में एक चीज़ और बताई कि ये जो प्रकाश के कण होते हैं, ठीक है, इनकी जो चाल है विरल माध्यम में, ठीक है, सघन माध्यम की अपेक्षा कुछ कम होती है। यानी उन्होंने ये बताया, इसी सीन को अगर पलट के बताऊं तो जो प्रकाश होता है, प्रकाश जो कणों के रूप में चलता है, किनके अकॉर्डिंग था बच्चों? ये इनके अकॉर्डिंग था। इन्होंने ये बताया कि सघन माध्यम में जो इन कणों की चाल होती है, यानी प्रकाश की जो चाल होती है, विरल माध्यम से ज्यादा होती है, जो कि उनकी ये गलत थ्योरी थी। इसको किसने प्रूव किया था गलत? इसको किया था फोको ने। फोको एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया कि प्रकाश की जो चाल होती है सघन माध्यम में ज़्यादा नहीं, विरल माध्यम में ज़्यादा होती है, और जो कि वास्तविकता है। आज हम इसी को तो मानते हैं कि प्रकाश की जो चाल होती है मैक्सिमम वो कहाँ होती है? विरल माध्यम में सबसे ज़्यादा होती है। यानी निर्वात वायु में जो प्रकाश की चाल मानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड मानते हैं, वो कहाँ है? वायु में है या निर्वात में है। बात समझ आ रही है? जबकि इन्होंने क्या माना था? इन्होंने ये माना था कि प्रकाश की चाल विरल माध्यम में क्या होती है? कम होती है, जबकि सघन में ज़्यादा होती है, जो कि इनकी गलत थ्योरी थी। ठीक है, अच्छा, अब देखिए इनका जो न्यूटन का जो सिद्धांत था बिल्कुल गलत नहीं था, इसके अंदर कुछ वास्तविकताएं भी थी, सही बातें भी इन्होंने बताई थी। न्यूटन के कणिका सिद्धांत के आधार पर ही प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या भी की गई, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन की भी व्याख्या की गई। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, लेकिन ये फेल कब हुआ? ये फेल जब हुआ बच्चों, क्योंकि ये सिद्धांत, न्यूटन का जो कणिका सिद्धांत था, प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या करने में असफल हो गया, प्रकाश के व्यतिकरण की व्याख्या करने में असफल रहा, प्रकाश के ध्रुवण के बारे में ये व्याख्या नहीं कर पाया। बात समझ में आपको? ठीक है, तो इस आधार पर जब इन 3 चीज़ों की घटना नहीं कर पाया, यानी व्याख्या नहीं कर पाया, तो इसको कर दिया, अमान्य कर दिया गया था। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरे तो आपको समझ में आई होगी। तो मैंने आपको बताया कि न्यूटन ने जो प्रकाश के संबंध में 1675 में न्यूटन का कणिका सिद्धांत दिया था, प्रकाश के बारे में जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसको हम न्यूटन के कणिका सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें इन्होंने ये बताया था प्रकाश जो चलता है तरंगों के रूप में चल करके बहुत सूक्ष्म यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में चलता है। ठीक है, बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, अच्छा, अब बात आती है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत के बारे में। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के बारे में तो बच्चों इससे जस्ट 3 साल बाद, यानी 1678 की बात मैं बता रहा हूँ, 1678 ईस्वी में, ठीक है, हाइगेंस ने अपना प्रकाश के संबंध में एक और मॉडल दिया, एक और सिद्धांत दिया, और उन्होंने ये बताया कि प्रकाश कणों के रूप में नहीं चलता, प्रकाश कणों के रूप में नहीं चलता, बल्कि वो तरंगों के रूप में चलता है। क्या रूप में चलता है बच्चों? तरंगों के रूप में चलता है। बात समझिए आप लोगों को? ये किसकी थ्योरी थी? ये बच्चों हाइगेंस की थ्योरी थी। ये किसकी थी? ये कब आया था सिद्धांत? 1678 में। कौन था इसका वैज्ञानिक बच्चों? हाइगेंस। क्या था बच्चों? हाइगेंस। इन्होंने ये बताया कि प्रकाश जो चलता है तरंगों के रूप में चलता है। बच्चों क्या रूप में चलता है? तरंग के रूप में चलता है। ठीक है, जबकि न्यूटन ने क्या माना था? कणों के रूप में चलता है। बच्चों क्या रूप में चलता है? कणों के रूप में चलता है, जो कि इनकी थ्योरी गलत थी।
ठीक है स्टूडेंट, गलत क्यों प्रूव की थी? मैंने आपको बताया कि इस थ्योरी से प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, यानी ये घटनाएं इससे व्याख्यात नहीं हुई, इसकी ये व्याख्या नहीं कर पाया था। जबकि ये जो इनका जो सिद्धांत है, हाइगेंस का सिद्धांत तरंगों के रूप में चलता है प्रकाश, है ना, इसके बेस पर प्रकाश का प्रवर्तन की व्याख्या भी की गई, प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या की गई, ध्रुवण है, व्यतिकरण है, ठीक है, ये आपका विवर्तन, सारी व्याख्याएं कैसे की गई हैं बच्चों? हाइगेंस के सिद्धांत से की गई है। किस बेस पर? कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, अब इसकी क्या थ्योरी थी, ध्यान से समझ। क्या देखिए क्या थी, इन्होंने स्टेटमेंट दिया था अपनी थ्योरी में। इन्होंने बताया इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। क्या रूप में चलता है? तरंगों के रूप में चलता है। जबकि न्यूटन ने क्या बताया था? कणों के रूप में चलता है। ठीक है, जबकि हाइगेंस ने क्या बताया? कणों के, तरंगों के रूप में चलता है। ये तरंगे प्रकाश स्रोत से निकलकर, प्रकाश स्रोत वही बल्ब वगैरह या टॉर्च वगैरह, ठीक है, ये तरंगे प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलती हैं। यानी अगर हम किसी इलेक्ट्रिक बल्ब को ऑन करें या टॉर्च को जब ऑन करते हैं तो उनसे क्या निकलती है? तरंग निकलती है जो सभी दिशाओं में चलती हैं, सभी दिशाओं में चलती हैं और वो प्रकाश की चाल के समान चलती हैं। सभी दिशाओं का मतलब बच्चों मेरा ये है कि आपके कमरे में अगर कोई इलेक्ट्रिक बल्ब लगा है और जब लाइट आई आपने उससे ऑन करोगे तो पूरी चारों दिशाओं में उजाला हो जाता है। बस समझिए आप लोगों को, तो तरंगें उत्पन्न होती है वो सभी दिशाओं में चलती है, उनकी जो चाल होती है वो प्रकाश की स्पीड के समान होती है। ठीक है, अच्छा, अतः हाइगेंस यहाँ पे समझते हैं, देखिए प्रकाश की चाल से चलती हैं। उस समय वैज्ञानिकों को केवल यांत्रिक तरंगों का ही ज्ञान था। बात को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चे, इस बात को नोट करें कि जब 1678 में इन्होंने ये सिद्धांत दिया तब इनको वैज्ञानिकों को केवल इतना ज्ञान था, वो था यांत्रिक तरंगों का ज्ञान। किसका ज्ञान था बच्चों? यांत्रिक तरंगों का ज्ञान। यांत्रिक तरंगें बच्चों ऐसी तरंगें होती हैं जिनको चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे अगर मैं बोल पा रहा हूँ, ठीक है, तो हम आपस में, आप लोग भी आपस में बातचीत कर लेते हैं, एक दूसरे को सुन लेते हैं। ये जो ध्वनि तरंगें होती हैं बच्चों, ध्वनि तरंगें, ठीक है, इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बस में आप लोगों को, यानी कहने का मतलब मेरा ये, अगर देखिए हम एक दूसरे की बात सुन लेते हैं, आप लोग बातचीत कर लेते हैं, लेकिन आप लोग अगर चंद्रमा पर चले जाएं, क्या चले जाएं बच्चों? चंद्रमा पर चले जाएं, तो आप एक दूसरे को सुन नहीं पाएंगे, आप वहाँ एक दूसरे को सुन नहीं पाएंगे। क्यों नहीं सुन पाएंगे? वहाँ पे क्या है? एटमॉस्फेयर यानी वातावरण नहीं है, वायुमंडल वहाँ पे नहीं है बच्चों। जब वायुमंडल नहीं है तो अपनी जो ध्वनि तरंग मुंह से निकलती हैं तो दूसरे तक पहुँच ही नहीं पाती हैं। इनको चलने के लिए क्या चाहिए? कोई ना कोई माध्यम चाहिए। समझ में आई आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, तो प्रकाश उस समय की बात, जब 1678 की जो बात थी बच्चों, इसमें क्या था? उस केवल यांत्रिक तरंगों के बारे में ज्ञान था। और यांत्रिक तरंगें बच्चों ऐसी तरंगें होती हैं, इनको चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो उन्होंने एक माध्यम को चुना प्रकाश को चलाने के लिए। क्या माध्यम था समझते हैं। देखिए स्टैंड, ज्ञान था जिनके चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी यांत्रिक तरंग को चलने के लिए क्या होती है? किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसा कि मैं भी आपको बता रहा था। ठीक है, अच्छा, अतः हाइगेंस ने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की बच्चों। किसकी? ईथर की कल्पना की। ठीक है, ईथर को इन्होंने क्यों माना था? ईथर जो होता है बच्चे, ईथर आपने लगाया कभी छिड़का भी होगा, वो कहता है वो बहुत हल्का होता है, उसके अंदर वजन बहुत ही भारीहीन होता है, यानी उसका जो घनत्व होता है बहुत कम होता है, और उसकी जो प्रत्यास्थता होती है, इलास्टिसिटी होती है, वो बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से जो प्रकाश का वेग होता है वो बहुत तेजी से चल जाता है। चलिए देख पढ़ते हैं आगे। हाइगेंस ने माना कि ईथर लगभग भारीहीन है, यानी ईथर क्या होता है? बहुत हल्का होता है ना, ठीक है, तथा सभी पदार्थों में प्रवेश कर जाता है। इसका घनत्व, जैसे कि बात आपको, इसकी जो डेंसिटी होती है ईथर के बच्चों में क्या होती है? बहुत कम होती है, वेरी वेरी लो होती है इसकी डेंसिटी, यानी जो डी को दिखाया गया, डी का मतलब घनत्व से है, ठीक है, तथा इसकी प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी क्या होती है? बहुत हाई होती है, इलास्टिसिटी बहुत हाई होती है, जबकि इसका जो घनत्व होता है बहुत लो होता है, बहुत डाउन होता है। और आप देख पा रहे हैं बच्चों, अगर डी का मान जितना ज़्यादा कम होगा, बी का मान उतना ही ज़्यादा होगा। बी मतलब स्पीड, किसकी? उसकी तरंगों की स्पीड। ठीक है स्टैंड, तो इन्होंने बताया कि जो ईथर का जो घनत्व होता है बहुत कम होता है, जबकि इसकी प्रत्यास्थता बहुत हाई होती है। तो इसी क्षेत्र को अगर मैं आगे दिखाने का प्रयास करता हूँ तो बच्चों ये फार्मूला कुछ आपको ऐसे दिखाई देगा, बी समानुपाती ई, यानी प्रत्यास्थता के वर्गमूल के समानुपाती, यानी ई का मान बहुत हाई होगा तो बी का मान बहुत हाई होगा, यानी स्पीड और वेव्स की होगी बहुत हाई होगी, तरंग की चाल बहुत हाई होगी। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि जो ईथर है, ईथर का जो घनत्व होता है वो बहुत कम होता है, जबकि प्रत्यास्थता इसकी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसी कारण जो प्रकाश का वेग है क्या होता है? यहाँ पर देखिए प्रकाश की कहाँ से चल रहे थे आप लोग? यहाँ पे चल रहे थे, कम का जो ईथर का घनत्व होता है बहुत कम तथा प्रत्यास्थता बहुत अधिक होती है। इसी कारण प्रकाश तरंग के काल्पनिक माध्यम ईथर में अत्यंत तीव्र गति यानी अत्यंत तीव्र वेग, ठीक है, जिसको फार्मूला मैंने आपको बता दिया, और ये इसके समानुपाती हो जाएगा। ई का मान बहुत हाई होता है ईथर के लिए और डी का मान बहुत कम होता है, और जब डी का मान तो बी का मान बहुत हाई होगा स्टैंड। ठीक है, क्योंकि इसके ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है।
से चलती हैं जब ये प्रकाश तरंगें किसी वस्तु से टकराती है, यानी वस्तु से जाकर टकराएंगी यानी परावर्तित होंगी, और परावर्तित करने जब हमारी आंखों में आएंगी, हमारी आंखें रेटिना पर पड़ेंगी तो हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। यानी कहने का मतलब है हमें कोई वस्तु कोई भी ऑब्जेक्ट कब दिखाई देती है, जब उस पर प्रकाश की किरणें पड़े, वो प्रकाश की किरणें उस वस्तु से परावर्तित होकर के हमारी आंख के अंदर रेटिना पर आए, ठीक है, तो उसका इमेज हमारी रेटिना पर बनता है। बात समझ आ रही है आपको? यानी कहने का मतलब ये कोई भी ऑब्जेक्ट हमें कब दिखाई देती है, जब लाइट यानी प्रकाश की किरणें उस ऑब्जेक्ट पर पड़े, ऑब्जेक्ट पर पड़ने के बाद हमारी रेटिना पर पड़े तो उसका इमेज हमारी रेटिना पर बनता है, तो हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है स्टूडेंट, ठीक है। तो इन्होंने यही बताया था कि हमारे किसी वस्तु से परावर्तित होकर हमारी रेटिना पर गिरती है तो वह वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। तरंग के सिद्धांत के अनुसार, यानी इसी में थोड़ी सी बात उन्होंने बताई, अलग अलग प्रकाश तरंगों की लंबाइयाँ क्या होती हैं बच्चों, अलग अलग होती हैं। क्या होती हैं? अलग अलग प्रकाश के जो रंग होते हैं बच्चों, जैसे आपने देखा होगा प्रकाश का वर्ण विच्छेदन बड़ा आप लोगों ने पढ़ा होगा, यानी जब प्रिज्म पर किसी प्रकाश को डालते हैं तो वो प्रिज्म जो श्वेत प्रकाश की किरण वो 7 रंगों में बढ़ जाती है, और है ना, कहने का मतलब समझ रहे हो मेरी बात को, हाई स्कूल में पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो उनकी रंगों की जो चाल होती है एक ही माध्यम की होती है बच्चों, अलग अलग होती हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कहने का मतलब ये है कि जब श्वेत प्रकाश की किरणों को किसी प्रिज्म पर डालते हैं तो वो 7 रंगों की किरणों में बढ़ जाती है, और उन 7 रंगों की किरणों की चाल बच्चों अलग अलग होती है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो बच्चों यही इसकी थ्योरी थी जो मैंने आपको बताई स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट कैसा लगा आज का वीडियो लेक्चर कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए स्टूडेंट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आवश्यक थ्योरी थी मैंने स्क्रीन पर लिख दी है स्टूडेंट, मैंने एग्जाम्पल ही बताया तरंगाग्र का, ठीक है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।